देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में कोरोना के विकराल संकट और चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच 12 दलों के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को संयुक्त चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री के नाम ओपन लेटर में विपक्ष ने 9 सुझाव दिए हैं। विपक्ष के 9 सुझावों में फ्री टीकाकरण से लेकर सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को बंद करने और कृषि कानून रद्द करने तक की मांग है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने वैक्सीन की कमी पर ठोस कदम उठाने को कहा था। जाहिर है कि कोरोना की स्थिति को संभालने में जिस तरह से विफलता का आरोप सरकार पर लग रहा है, उससे भुनाने में विपक्ष भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वैसे ये घड़ी विपक्षी एकता को परखने की भी है। क्या तमाम विपक्षी दल अपने निजी स्वार्थों और हितों को भूलकर एकजुट हो सकते हैं? क्या एक सिरमौर नेता को वे चुन सकते हैं जो विपक्ष को लीड कर सके? क्या विपक्ष कोविड के हालात पर सकारात्मक पहल कर सकेगा? क्या केंद्र इमेज बिल्डिंग से परे कुछ ठोस करने का प्लान सामने रख पाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा है और वायरस से निपटने के लिए सरकारें हर संभव कोशिश कर रही हैं। वहीं इस बीच 12 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कोरोना से निपटने के लिए 9 सुझाव दिए। देश में कोरोना के विकराल संकट और चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच 12 दलों के नेताओं ने पीएम मोदी को संयुक्त चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री के नाम ओपन लेटर में विपक्ष ने 9 सुझाव दिए हैं। विपक्ष के 9 सुझावों में फ्री टीकाकरण से लेकर सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को बंद करने की मांग की गई है। विपक्ष के सुझाव: जहां से भी संभव हो सके वैक्सीन खरीदी जाए, पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए, घरेलू स्तर पर वैक्सीन उत्पादन बढ़ाया जाए, वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए लाइसेंस हटाए जाए, पीएम केयर्स फंड से और फंड जारी किया जाए, टीके के लिए 35,000 करोड़ का बजट आवंटित हो, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम पर रोक लगाई जाए, बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रति महीने दिए जाए, कृषि कानून को वापस लिया जाए। आज की परिस्थिति में अनिवार्य है कि हमारा केंद्र सरकार टीकाकरण की योजना सबको मुफ्त करवाया जाए। यही एकमात्र अंकुश है इसके ऊपर। इसी के साथ साथ कम से कम हर महीने 6,000 रुपए हर बेरोजगार को, गरीब को वो पहुंचाइए और साथ साथ जो अनाज जो सड़ रहा है अपने गोडाउनों में, उस सबको मुफ्त में बांटिए ताकि भूखमरी ना हो देश में। और इसी के साथ साथ आपके ये कृषि कानून वापस लें, हमारे अन्नदाता वापस जाए खेती में, ताकि वो आपको, हम सबको जिंदा रख पाए। कम से कम ये काम करना है प्रधानमंत्री और सरकार को। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जहां एक तरफ लोग संवेदनशीलता के साथ के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग भय और भ्रम का भूत खड़ा करने का भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग भय और भ्रम का भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि भैया इस संकट के समाधान का हिस्सा ना बनो, कोई बात नहीं, लेकिन सियासी व्यवधान का हिस्सा तो मत बनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे खुले पत्र में सभी विपक्षी पार्टियों के हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर भी कदम उठाने के लिए कहा गया है। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र से वैक्सीनेशन को लेकर ठोस योजना बताने पर जोर दिया। अखिलेश यादव जी एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्होंने बयान करा था कि जो भाजपा की वैक्सीन है उसको ना लगाया जाए, मैं तो नहीं लगाऊंगा। ये शब्द है अखिलेश यादव के। और आज आपके दोहरे मापदंड हो गए। आज आप वैक्सीन की पॉलिसी पूछते हो। अरे अखिलेश यादव जी, हम लोगों ने 1,45,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। हमारी नीति सबका साथ सबका विकास की है। हमारी नीति चेहरा देख वाली नहीं है। संकट की इस घड़ी में वैक्सीन के नाम पर सियासती दांवपेच भी शुरू हो गए हैं। कई राज्य वैक्सीन की कमी की दुहाई भी दे चुके हैं। लेकिन सवाल है कि सियासत करने से क्या लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी? क्या कोरोना के हालात काबू में आ जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ,
यहाँ तो लोकतंत्र में दरअसल आज बात होगी उस पत्र की जो कि तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। आपको बता दें कि कोरोना के विकराल संकट और चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच ही 12 दलों के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को संयुक्त चिट्ठी लिखी है और प्रधानमंत्री के नाम ओपन लेटर में विपक्ष ने 9 सुझाव दिए हैं। उन 9 सुझावों की भी आज हम बात करेंगे, उनके क्या कुछ मायने हैं इसको भी आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर विजय खैरा जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। इस वक्त हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं जो कि स्पोक पर्सन है एनसीपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। नावेद सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है डॉक्टर विजय खैरा जी, सर किस तरह से इसे लिया जाए और बीजेपी से किस तरह से देख रही है? सर 12 दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त चिट्ठी लिखी है और 9 सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को बीजेपी कैसे देखती है? इस पत्र में एक भी बात कोई नहीं है, नहीं लिखी जो नहीं हो रही हो। शुद्ध राजनीतिक से पत्र लिखा गया है जिसमें से राजनीतिक स्वार्थ की बू आती है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, लंबे हैं लेकिन एक दो लाइनें में बता देता हूँ। आप कृषि बिल से पहले कृषि बिल का आज से अभी क्या लेना? 1.5 साल के कृषि बिल सरकार ने मुलतवी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है 1.5 साल से पहले इस पे कुछ नहीं होना। तो कृषि बिल तो बंद ही है ना, इस पर तो कुछ नहीं हो रहा। आपको अभी क्या तकलीफ हुई कृषि बिल जोड़ने की? है ना ये राजनीति। आप 1 साल के बाद इससे हम निपट लेंगे, फिर आप बताना कृषि बिल की चर्चा करने के लिए। शुद्ध रूप से कृषि बिल को शुरू से हवा लगाते रहे। जब कोरोना फैल रहा था तब उस पर चिंगारी को आग लगाने के लिए गए, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे राहुल गांधी हो। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि अब ये 1.5 साल नहीं कृषि बिल लागू होगा, तब क्या जरूरत पड़ गई थी वहां जाने की? अब बंद है ना कृषि बिल। बैठिए आप शांति से, 1 साल बाद आप फिर आ जाना इसी चिट्ठी को लेके, विचार कर लेंगे आपस में बैठ। हम समझते हैं कृषि बिल किसानों के, गरीब किसानों के हाथ में है और आप चूंकि बिचौलियों की मदद करना चाहते हैं तो झगड़ा रहेगा ना आखिर तक। 1 साल बाद आप आ जाना, तो बंद है एक एक करके। दूसरी बात, कृषि कानून के बाद अभी ये सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा के लिए सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है क्योंकि वहां पहले से दिल्ली का कोई भी कानून नहीं तोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया क्योंकि जितने कानून लगाए गए थे तब हमने फॉलो किए। वहां पर मजदूर रहते हैं और मजदूर रह के काम कर सकते हैं, ये अलाउ है क्योंकि उनको रोटी रोजी का सवाल है। अगर अंदर रह रहे हैं और सारे नियम पालन हो रहे हैं तो उनको घर जाना नहीं, आना है नहीं, ठीक है, और वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एक 3-4 तरह के वैक्सीन की बात ये कह रहे हैं, विदेश से हम से बात करके इससे बात करके छोड़ा के थोड़ी ना ले आएंगे। आज चीज चल रही है, आती रही है और आएगी। उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन 5 करोड़ की जगह 7 करोड़ कर दिया है, कर ही दिया है। हमने बांटने की बात कर रहे हैं, हमने 15 करोड़ वैक्सीन भारत सरकार फ्री में दे रही है। अच्छा, वैक्सीन की कीमत 300 रुपया कर दी है, जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसको स्टेट सरकार 300 रुपये में दे। हम तो 15 करोड़ दे ही रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, इसमें 9 ठीक है खैरा साहब, इसमें जो 9 बिंदु रखे गए हैं इस पत्र में, क्या 9 बिंदुओं पर ही आपत्ति है या फिर कुछ ऐसे बिंदु है जिन पर आपत्ति है आप लोगों को? आपकी आवाज कट गई, बोले खैरा साहब आवाज मिल पा रही है आपको? मेरा सीधा सा सवाल ये है कि 9 बिंदु उस पे रखे गए हैं, 9 सुझाव रखे गए हैं इन 12 दलों के जरिए, सभी पर आपत्ति है या कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है जिनका जिक्र आपने किया? 5 बिंदु 6 बिंदु तो इन्होंने रिपीट करे हैं जो हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। 80 करोड़ को फ्री अनाज हम दे ही रहे हैं, तो वो तो इनका कहना, मतलब हम जो कह रहे हैं उसको ये कह रहे हैं ये बताने के लिए जैसे इनकी वजह से कर रहे हैं, तो हम कर ही चुके हैं। अब इनकी 2 ही बातें रह गई, खाली कृषि कानून वो मैंने मानना नहीं है सरकार ने, बिल्कुल नहीं माना। तो हम गरीब किसानों को सूली नहीं चढ़ा सकते, हम गरीब किसानों के साथ हैं, इसलिए ये बिल रहेगा ही रहेगा। आज भी कह रहा हूँ, कल कह रहा हूँ, परसों फिर कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की वजह से स्टे, अगर सुप्रीम कोर्ट रोकेगी बिल तो हम रोक लेंगे उसको, लेकिन अगर हमको चलाना है आपके कहने से किसी भी नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि जहां तक संभव हो सके वैक्सीन खरीदी जाए, पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए, घरेलू स्तर पर वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाया जाए, वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए लाइसेंस को हटाया जाए,
पीएम केयर्स फंड से फंड जारी किया जाए, ये तमाम जो बिंदु हैं इस लेटर में दिए गए हैं। टीके के लिए 35,000 करोड़ का बजट आवंटन हो, यह भी कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम पर रोक लगाई जाए, बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रति महीने दिए जाए, कृषि कानून को वापस लिया जाए। ये 9 बिंदु है सर जिसका मैंने जिक्र किया है। सवाल इस बात को लेकर है कि कृषि कानून, सेंट्रल विस्टा और बेरोजगारों को, या फिर और जो तमाम आप कह रहे हैं, किन किन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है और किन किन बिंदुओं को आपको लगता है कि जायज मांग उठाई गई, क्या इसको पूरा करना चाहिए? हमने आपसे मैंने कहा है कि ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक एजेंडा मिलके अपोजिशन चलाना चाहिए। इस बात का क्रेडिट लेने के लिए कि जो केंद्र सरकार ने काम कर दिया है, जो भारत सरकार कर रही है, उसको रिपीट करके वाई ये ले लें। जब मैं विदेशों से हम लोग खुद बात कर चुके, स्पुतनिक वाले आने वाली है, जॉनसन से बात कर चुके हैं, हाफकिन से बात कर चुके हैं हम, और बातें चल रही हैं। तो इनका कहना क्या मतलब, विदेश से उत्पादन हम बढ़ा चुके हैं। रहा एक बात, ये कहते हैं फार्मूला आउट कर दीजिएगा। आप कर लेंगे फार्मूला आउट? एक लिखा पढ़ी में लाइसेंस किसी और के पास हम रहे हैं, उसके लाइसेंस के साथ हमारी। ठीक है, चलिए इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। ब्रिजमोहन जी, क्या वाकई कोरोना तो एक बहाना है, दरअसल राजनीति को चमकाना है, जिस बात का जिक्र अभी खैरा जी कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और सारे साथियों को नमन करते हुए बात ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम लोगों की ये सारा मुद्दा निश्चित रूप से मानवीय संवेदनाएं, मानवीय जीवन और उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो आज इस दौर में बहुत ज्यादा पीड़ित, बहुत ज्यादा परेशान है। आर्थिक रूप से टूटे हुए लोग, मानसिक रूप से टूटे हुए, अपने शरीर में बीमारी के कारण परेशान है, और उन लोगों को सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है जिनका वो हक रखते हैं। उन बातों को लेकर हम लोगों ने, हमारी सारे राजनीतिक दलों ने इस बात को कहा है, क्योंकि ये जितने राजनीतिक दल हैं, जितने कि आप इसमें देख रहे हैं, ये सारे लोग जनता से जुड़े हुए हैं। कई जगह हम लोग सरकार में है, राज्य सरकार में हम लोगों का प्रतिनिधित्व है, हम लोग भी लोगों के मत लेकर सरकार में बैठे हुए हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनकी बात को कहें। यदि आज हम उनकी बात, लेकिन सर यहाँ पे प्राथमिकता क्या है? आलोक वर्मा जी, माफ कीजिएगा शर्मा जी, आलोक जी की क्या प्राथमिकता है? कोरोना प्राथमिकता है, या फिर कृषि कानून प्राथमिकता है, या फिर सेंट्रल विस्टा वाला मुद्दा प्राथमिकता है? प्राथमिकता क्या है सर? देखिए, मुझे लगता है कि जब सैकड़ों लाशें नदियों में तैर रही हों और उसके बाद भी ये कहा जाए कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो ये विशुद्ध राजनीति सत्ताधारी दल कर रहे हैं। और उसके 2 उदाहरण हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी बंगाल में जाकर बड़ी बड़ी रैलियां कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन से दोनों गायब हैं। दूसरी चीज, ये कोई पत्र बीजेपी को नहीं लिखे गए, ये सरकार को लिखे गए, और विपक्ष का दायित्व है कि सरकार को जिताया जाए, उसको जगाया जाए। मुझे लगता है लोकतंत्र में ये सबसे पहली और आखिरी कड़ी है ये कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। अब जहां तक बात है, इन्होंने कहा फॉर्म लॉस की, फॉर्म लॉस को आज हटाने की बात नहीं है, पहले से मांग है। दूसरी चीज, आज क्यों ये मुद्दा उठाया गया है कि 10 लाख फार्मर यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर अभी भी बैठे हुए हैं और जगह जगह धरने चल रहे हैं। आज विषय ये है कि अगर वहां कोरोना फैल जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उस चीज को कैसे संभालेंगे। आज ये विषय उठाने का ये कारण है। दूसरी चीज, अभी बीजेपी के प्रवक्ता केजरीवाल जी का नाम ले रहे थे, इन 8 और जो भी साइन नीचे हैं इनमें केजरीवाल जी नहीं है। केजरीवाल जी तो बी टीम है इनके बीजेपी के, वो कभी मायावती और केजरीवाल जी कभी विरोध नहीं करते हैं। मैं भी एक केंद्रीय मंत्री जी का बयान सुन रहा था, भय और भ्रम का माहौल हम फैला रहे हैं विपक्ष। अभी भी केंद्र सरकार को ये लग रहा है कि भय और भ्रम नहीं, मतलब अभी भी उनको लग रहा है कि भ्रम है और हम कोरोना पर जीत आ चुके हैं। सर, कोरोना का तो मसला ठीक है कि आप प्राथमिकता के तौर पे उठा रहे हैं, लेकिन अगर कृषि कानून जैसे मसले को अगर इसके अंदर ऐड किया जाता है तो क्या नहीं लगता कि इसे पूरी तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? नेहा जी, पूरी तरह से जब बताया गया, मैंने आपको बताया कि 10 लाख लोग अगर एक जगह बैठे होंगे, वहाँ कोरोना फैलेगा, या वो गांव में आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो क्या वहां से कोरोना नहीं फैलेगा? मैंने उसका परिप्रेक्ष्य आपको सीधा सीधा बताया। दूसरी चीज, सेंट्रल विस्टा की बात है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में कहा था सरकार को कि हम आपको मुहूर्त की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन शुरू मत कीजिएगा क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है और हम आपकी बात का सम्मान रख रहे हैं, तो आप भी हमारी बात का सम्मान रखिएगा। क्योंकि आजकल कोर्ट किस तरह से निर्णय देती है वो आपको बताइए। वहां से गेंद निकालकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पाले में फेंक दी, तो वो गेंद लुढ़कती रहेगी क्योंकि मोदी जी का महल बनना जरूरी है।
हमारा विषय ये है कि जो 35,000 करोड़ रुपया बजट में रखा था, शायद आपको भी इस चीज का ज्ञान नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि रिलीज कर दीजिए, ये कहा गया है कि जो बजट में रखा गया था उस बजट के पैसे को रिलीज कर दीजिए आप। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आज तक आपने वैक्सीन खरीदी नहीं, वैक्सीन के ऑर्डर्स नहीं दिए आपने जनवरी तक। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रस्ताव पास हुआ कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है, ये फरवरी की बात है, और जनवरी में मोदी जी दावोस में कह रहे हैं कि हमने विश्व को डिजास्टर से बचा दिया है। आज हमारा विषय ये है कि आप 9,000 करोड़ के जहाज में चलेंगे और 23,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा पर लगाएंगे और देश को ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है आज किस तरह से। और हम नहीं कह रहे हैं, 5 MLA मर गए बीजेपी वालों के वहाँ यूपी में बिना इलाज के चिल्ला चिल्ला के। आज भी कांग्रेस आरोप लगा रही है। बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनको ABC नहीं पता है, और नड्डा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये आप मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है। उनके चिट्ठी का एक शब्द ने देख रहा था कि क्रिएटिंग फॉल्स पैनिक। अभी भी इनको फॉल्स पैनिक लग रहा है, मतलब अभी भी देश में पैनिक नहीं है क्या? ठीक है, नावेद जी से रिएक्शन ले लेते हैं। एक मिनट में अंतिम बात कहना चाहूंगा, जल्दी से बात। इन्होंने कहा इनवोक कंपल्सरी लाइसेंसिंग, कि जो आपने अभी तक कहा था कि हम लाइसेंस हमारा है और सरकार ने लाइसेंस दिया है और सरकार का सब कुछ है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे अभी तक। हमारे यहाँ पर 20 कंपनियां ऐसी हैं कम से कम, जो अगर टाइमली उनके साथ डील की जाती और सरकार उनको मदद देती तो वो भी आज इस कतार में खड़े होती थी, वैक्सीन बनाते। हिंदुस्तान सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है, लेकिन आज आपने वैक्सीन के मामले में भी भिखारी बना दिया, क्योंकि सब चंगा सी ना मैडम, और माँ गंगा ने बुलाया है और होम मिनिस्टर भाग गए हैं, गायब हो गए हैं। नावेद जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात जो स्थिति है इसके अंदर अब अखिलेश यादव भी पहले तो देखा जा रहा था वो सीधा सीधा सा कह रहे थे कि भाई हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन अब क्या दिल परिवर्तन हो गया है क्या कि वैक्सीन को मुफ्त करने की बात भी अब विपक्ष की तरफ से की जा रही है? नावेद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मैडम आज आपके यहाँ पे आवाज की कुछ समस्या है, हमिंग बहुत आ रही है। जी चलिए, टेक्निकल फॉल्ट है, इसको ठीक करने की हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर विजय खैरा, सवाल इस बात को लेकर है, सही जो अभी जिस बात का जिक्र आलोक शर्मा जी कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि इससे इत्तेफाक रखना चाहिए और राजनीति को हटकर, राजनीति से हटकर अब कहीं ना कहीं कोरोना के विषय को सुलझाने की जरूरत है? जी देखिए, अभी ये कह रहे थे हिंदुस्तान में इनको वैक्सीन बनाना चाहिए थी। 70 साल में जो हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं बना सके वो कह रहे थे। दूसरी बात, इनके नेता ये कह रहे थे जो वैक्सीन हमने बनाई उसको उस पर ही डाउट भी पैदा किया। ये भी कहा कि जल्दी जल्दी में बनाई गई है, 3 साल पूरे नहीं करे, राहुल गांधी ने कहा। और डॉक्टर और वैज्ञानिक सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे, इन्हें डॉक्टरों को भी इग्नोर कर दिया, विश्वास नहीं किया, वैज्ञानिक पे नहीं किया, किसी पर नहीं किया। अब क्या, अब राजनीतिक रूप से आगे हमने कहने के लिए औरों को कहने की हम और नहीं बना। देखिए तो स्टैंडर्ड, सोच का स्टैंडर्ड देखो, कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे, तो 10-25% होते तभी भी 100% कर रहे हैं। कल तक विश्वास नहीं कर रहा, हम ट्रायल करके चालू कर रहे हैं, इसके खिलाफ आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, फैला के ये घटिया वैक्सीन है। और आज ये कह रहे हैं इसी तरह हमने ये काम किया है कि अपने देश में वैक्सीन बना के दिखा दी, दूसरों से लाइसेंस दिया, तो आपको तकलीफ है। सर किसने काम किया है? किसने काम किया है सर? ये काम किसका है? ये बीजेपी का काम है क्या वैक्सीन बनाना? वैक्सीन बनाना सर, वैक्सीन बनाकर जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये वैक्सीन बनाने का काम किसका है? ये तो डॉक्टर्स वैज्ञानिकों की मेहनत है। तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर वैज्ञानिकों ने बनाया और किया, और इन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि डॉक्टर वैज्ञानिक तो सरकार की भाषा बोल रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सही है। मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने उन पर भी विश्वास पैदा कर दिया, क्योंकि राजनीति खोखली घटिया राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर तक जा रहे हैं आजकल। ये हालत कर दी इन्होंने, अभी हर बात पर घटिया राजनीति उसको लेके बैठ गए। अभी नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा घटिया राजनीति शायद लगता है बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। रखिए अपनी बात रखिए ब्रिजमोहन जी। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के शासन में
सारी व्यवस्था पूरी तौर से ध्वस्त हो गई है। इसका मैं खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ। आगरा में आरएसएस का एक कार्यकर्ता था अमित जायसवाल, जिसने कि जो अपने आप को जिससे अपनी गवाही पे मोती भक्त लिखा रखा था और वो उसने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि मेरे को नरेंद्र मोदी साहब फॉलो करते हैं। उसने एक ट्वीट किया था आज से जब ये सब बहुत ज्यादा अस्पताल में शिकायतें आ रही थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उस समय उसने ट्वीट किया और उस ट्वीट को उससे ये कहा कि जिनको देश में हॉस्पिटल कम लग रहे हो उन्हें बताता हूँ कि अगर घर में 6 लोगों को एक साथ 10 लग जाएं तो सबके लिए अलग अलग टॉयलेट भी नहीं होते। इसकी जिम्मेदारी निभाइए और सरकार का साथ दीजिए। इतना इनका प्रबल आरएसएस का कार्यकर्ता था 42 साल का अमित, वो उसकी माँ की आगरा में तबीयत खराब होती है, आगरा में एक उसको अस्पताल नहीं मिला, वो जाके मथुरा में एडमिट होते हैं। सर ये तो ठीक है, सरकार की सर जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हर किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इस वक्त पे जितनी मदद हो सके वो करे। लेकिन मनोज यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सर मैं लौटती हूँ, आपके पास आऊंगी सर, मैं आपके पास आऊंगी। आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री तक इस पूरी व्यवस्था में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इनकी कमजोरी, ठीक है, इन पर विचार करना चाहिए। ठीक है मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 12 दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को 9 सुझाव दिए हैं, पत्र लिखा है। सवाल इस बात को लेकर कि सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम पर रोक लगाई जाए और कृषि कानून को वापस लिया जाए, जैसे तमाम मुद्दे इसके अंदर उठाए गए हैं। सपा किस तरह से इसे देखती है और क्या वाकई आपको लगता है कि इस वक्त इन मुद्दों को उठाने का कोई औचित्य था? कोई दुख दर्द आ जाता है तो हम अपने अच्छे कामों को पूरी तरीके से टाल देते हैं। हम उस काम को बिल्कुल नहीं करते हैं जिन कामों से हमारे दुख दर्द, उन तकलीफों को कम ना किया जा सके। तो चाहे वो सेंट्रल विस्टा बनने की बात या बीजेपी या सरकार की मौजूदा कोई नए और प्रोजेक्ट हो जिसपे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, जिसका अभी कोई मतलब ना हो। इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अस्पताल पे करिए ना, आप रातों रात अस्पताल बना दीजिए। आप जैसे डीआरडीओ के हॉस्पिटल बने, लखनऊ में बने, इस तरह सारे महानगरों में, मेरठ है, गाजियाबाद है, नोएडा है, आपका इलाहाबाद है, बनारस है, सब पे आप डीआरडीओ के हॉस्पिटल बनाइए। स्थितियां तो हर जगह खराब हो रही है ना। तो बिल्कुल ये मांग बिल्कुल जायज है। जब देश रहेगा तभी तो आप सेंट्रल विस्टा बना लो, चाहे लेफ्ट विस्टा बना लो, चाहे राइट विस्टा, कुछ भी बना लो। अगर देश के लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब। खैर सरकार सो रही कुंभकर्ण की नींद में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? सरकार इसलिए काम नहीं कर रही कि सरकार के हिसाब से 15,500 लोग मरे हैं। मैं कह रहा हूं विजय खेड़ा से पूछ लो कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से कितनी मौतें हुई। अगर वो 15,500 से ऊपर बता देंगे तो आप बताइएगा। और मैं मनोज यादव आपको चैलेंज कर रहा हूं कि कम से कम 5 लाख लोग उत्तर प्रदेश में मर चुके हैं कोरोना से। ये बात सरकार माने ना माने। मैं आज सुबह एक चैनल पे देख रहा था, रज्जू भैया इनके सरसंचालक रहे हैं। नहीं, सवाल इस बात को लेकर है ना कि सर अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं एक आशंका पैदा की गई। आशंका अखिलेश यादव की तरफ से भी पैदा की गई कि जी हम तो नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। अभी आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीन को मुफ्त कर देना चाहिए, वैक्सीन के लिए अभियान चलाना चाहिए, तमाम तरह का जिक्र इस लेटर में किया गया है। तो ये पहले भ्रामक प्रचार क्यों? वैक्सीन को लेके सरकार राजनीति करना चाहती थी, इसलिए विपक्ष ने उस वैक्सीन के बारे में पूरी तरीके से बात कही। लेकिन आप बताओ, आप हमारी बातें छोड़ो, समाजवादी पार्टी के पास 50 सीटें हैं और जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है उसके पास 325 सीटें हैं। तो जनता का बहुमत किसके पास है? सर ऐसे कैसे बात छोड़ दी जाए, जब ये अगर देश की वैक्सीन वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके बनाई है और उसको सिरे से खारिज कर दिया जाता है, कहा जाता है कि भाई हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो क्या ये भ्रामक प्रचार नहीं है? आज अगर ये खबरें आ रही है कि गांव में लोग जब जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है, लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। 510 टारगेट था आज लगाने का, 410 में ही जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसे घर वापस लौटना पड़ा। क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूं सरकार ने क्या सबसे पहले जब फ्रंट वॉरियर थे, जो हमारे हॉस्पिटल के नर्सेस थे, वार्ड बॉय थे, डॉक्टर्स थे, उनको लगाया।
अगर वैक्सीन पे विपक्ष ने सवाल उठाया तो सबसे पहले वैक्सीन देश के प्रधानमंत्री को लगना चाहिए था, स्टेट के मुख्यमंत्रियों को लगना चाहिए। 1.5 महीने बाद लगाया नेहा जी, क्यों नहीं लगवाया? सारे राष्ट्राध्यक्षों ने, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, चाहे पेरिस हो, कोई भी देश उठा के देख लीजिए, सबके राष्ट्राध्यक्षों ने सबसे पहले लगाया। क्यों? क्योंकि वो वैक्सीन बहुत जल्दी में बना था, तो उस जल्दी की वजह से लोगों में विश्वसनीयता कायम करने के लिए। ठीक है आलोक जी, क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? सर देखिए, लोकतंत्र में अपने मसलों को उठाना, इन मुद्दों को उठाना और जिससे जनता सीधे सीधे कनेक्ट है, ऐसे मसलों को उठाना आप लोगों का अधिकार है, सभी का अधिकार है। लेकिन क्या इस तरह से भ्रामक प्रचार करना ये सही है? क्या आपको लगता है आलोक जी? नहीं, आपको कहाँ से नेहा जी भ्रामक लगा? आप तो नेहा जोबे हैं, आप तो पढ़ती लिखती हैं काफी। और वैक्सीन के ऊपर पहले डॉक्टर्स ने और वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए और ये कहा गया था कि 3rd फेज का जब तक ट्रायल नहीं होता तब तक मत यूज कीजिए उसको। कांग्रेस या सपा कौन होती है? क्या केंद्र सरकार ने इसलिए वैक्सीन नहीं खरीदी कि अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया था? क्या कांग्रेस के एक मंत्री ने छत्तीसगढ़ के ने कहा कि 3rd फेज के बाद हम कोवैक्सीन को शुरू करेंगे, अभी कोविशील्ड को शुरू करेंगे? क्या इसलिए बीजेपी की सरकार ने वैक्सीन नहीं खरीदी थी? क्या जो मोदी जी बंगाल में बिना मास्क के प्रचार कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे क्या? मुझे लगता है थोड़ा सा एंकर को भी ध्यान देना चाहिए कि शब्दावली कैसी जा रही है जनता के बीच में। डॉक्टर्स ने मना किया। सर अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी तो कुछ होती है, क्या आप नैतिक जिम्मेदारी? नैतिक जिम्मेवारी क्या है इसमें? अगर 3rd फेज का ट्रायल नहीं हुआ तो इसमें नैतिक जिम्मेवारी ठीक नहीं है क्या? इसमें भ्रामक प्रचार है क्या? ये तो सही प्रचार है। आज कोवैक्सीन ने आज ही के दिन ट्रायल का शुरू किया है कि 6 साल से 18 साल के बच्चों के लिए हम ट्रायल शुरू करेंगे। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ट्रायल पूरा होने के बाद ही तो लगेगी ना वैक्सीन। भ्रामक प्रचार हमेशा बीजेपी करती आई है, तो भ्रम फैला दिया। मुझे बताइए, 41 सेंटर 61 में से बनारस में बंद है वैक्सीन के बिना। ये भी कांग्रेस की वजह से, सपा की वजह से बंद है क्या? हजारों सेंटर दिल्ली में बंद है, ये भी कांग्रेस की वजह से बंद है क्या? कांग्रेस बार बार पूछ रही है वैक्सीनेशन का क्या प्लान है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी पूछ रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी राजनीति कर रहे हैं क्या? विदेश की सारी मैगजीन लिख रही है, विदेश के तमाम शासनाध्यक्ष लिख रहे हैं। विजय खैरा जी, जल्दी से जवाब दीजिए इन तमाम सवालों का, जल्दी से जवाब दीजिए। विश्व में भारतवर्ष ने पूरे विश्व में रिकॉर्ड कायम किया है। हमने कौन सा रिकॉर्ड कायम किया? कौन सा रिकॉर्ड कायम किया? बीजेपी रिकॉर्ड बना लेती है। 7 करोड़ व्यक्ति, सबसे कम 2.5% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए हैं हम, 2.5% मात्र। विजय जी सोच समझ के इनका बात सुन लीजिए, भाजपा की तरफ से इनसे बुलवा लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। नहीं रखिए, जल्दी से जल्दी बात रखिए। नहीं भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनसे बुलवा लीजिए। रिकॉर्ड बना रहे, मैं बना रहा। सत्ता पर बैठे हैं विजय खैरा जी, सवाल तो उठेंगे ही ना। अगर कोई काम ठीक से नहीं हो रहा होगा उस पर सवाल तो उठेंगे ही। लाश तो मैं बात तो सुन पाऊँ, इनसे सवाल तो कब होंगे ना। आप अपना काम करिए। अगर बीच में लगातार बोलेंगे तो मैं ना सुन पाऊंगा, ना जवाब दे पाऊंगा। जी अब मैं जवाब दे रहा हूँ तो सुनिए ना, मुझे तो 4 लोगों के जवाब देना है ना। 70 साल में वैक्सीन ही नहीं बनी। ठीक है आलोक जी, सुन लेते हैं सबसे बड़ा। कांग्रेस का चेहरा है ही नहीं बात करने लायक, ये बिगाड़ेंगे डिबेट को। थोड़े दिन पहले बीजेपी के पास चेहरा नहीं है कि बात करने के लिए बैठ सके। बीजेपी में चले गए तो चेहरा हो गया आपका। बीजेपी में चले जाने का सवाल नहीं, मैं वहाँ जाऊंगा जहाँ सच होगा, मैं वहाँ जाऊंगा जहाँ गांधीबाग होगा, मैं वहाँ जाऊंगा जो गरीबों की सेवा करेगा। कांग्रेस रजवाड़ों की पार्टी बिक चुकी है, एक जवाब नहीं है, और जिसका नेतृत्व बिल्कुल 0 है। क्या बात कर रहे हैं आप? शादी ठीक है तो लोकसभा में चले तब आपने पार्टी में हो, पहुंचा दिया। मैं कांग्रेस छोड़ के गया हूँ। मोदी व्यक्तिगत हमले मत करिए सर, प्लीज। ये व्यक्तिगत हमले मत करिए सर एक दूसरे पर। ये डिबेट की शोभा को खराब करता है सर। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। 16 लाख बात इन्होंने छेड़ी ना, जब हमने कहा ना डिबेट खराब करेंगे सामने आने का। अगर सपा ने 2 गलतियां की मेरी नजर में तो कांग्रेस ने 100 की है। कोई मुकाबला नहीं हो सकता इनका। सभी पार्टियों ने गलतियां की है, लोगों से भी गलतियां होती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कौन उस गलती को कैसे ठीक करता है। अब जो हालात फिलहाल देश में है, जाहिर तौर पर विपक्ष भी कुछ सुझाव दे रहा है, लेकिन उन सुझावों को क्या मानना चाहिए और क्या अब सरकार उन सुझावों को मानेगी, इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। विजय खेरा साहब, सवाल आपसे है मेरा सीधा सा कि क्या पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन को मुफ्त कर देना और वैक्सीनेशन मुफ्त कर देना, क्या सरकार के पास इतना फंड है? क्या ये कदम उठाया जा सकता है क्या जनता के हित में? आपकी बात नहीं सुन सका मैडम पूरी। खेरा साहब, पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन को मुफ्त कर देना, टीकाकरण को मुफ्त कर देना, जिसकी मांग भी विपक्ष की तरफ से की गई है, क्या सरकार के पास इतना फंड है और क्या ये जनता की भलाई के लिए कदम उठाया जा सकता है? मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सरकार वैक्सीन के ऊपर इस महामारी के समय 300 रुपया खर्च न कर सकेगी। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ बिल्कुल। 300 रुपया वो भी गरीबों के लिए करना है उनको, बाकी लोग तो फ्री अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं, उनके लिए छोड़ दीजिए। बाकी 1500 भारत सरकार फ्री दे ही रही है, तो बचेगा सारे स्टेट्स में। उसके बाद अगर 300 रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं तो इनको चुनी हुई सरकार होने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब क्यों ले रहे हैं, खुद दबा के कहीं कोई कमी नहीं रख रहे हैं ये लोग हर तरह से, तो क्या 300 रुपया ये एक आदमी के ऊपर वैक्सीन के लिए खर्च नहीं कर सकते इसकी जान बचाने के लिए? नहीं समझता हूँ इस बात को, बिल्कुल सही नहीं मानता। बाकी तो हम सारा कर ही रहे, उनको 80 करोड़ लोगों को हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, फ्री उनको अनाज देने वाले हैं, किसान निधि हम दे ही रहे हैं, गरीबों को पैसा हम दे ही रहे हैं। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कोविड पर नेशनल प्लान तैयार करने की बात कही थी और ऐसे में अब तक सरकार ने वो नहीं दिया है। क्या इस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठाता? क्या चीज मैडम? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कोविड के नेशनल प्लान पर तलब किया था, लेकिन सरकार ने अभी तक उसे नहीं दिया है। ऐसे में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी नहीं हो जाता? अब तक नेशनल प्लान क्यों तैयार नहीं है सर? ऐसी कोई सरकार बनी है दुनिया में जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं माने? कम से कम हम तो पूरा मानते हैं, कोई और माने ना माने, लेकिन जो काम प्रैक्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि 24 घंटे के अंदर आप 10,000 50,000 सिलेंडर दे दीजिए तो 10 मिनट में तो हो जाएगा क्या? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, समय दिया है, तैयार हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की। अब मानना तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में, और सरकार तो कर ही नहीं सकती। कम से कम अब मानना तो करना भी नहीं चाहिए। बृजमोहन जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि लगातार सरकार को घेरने की बात की जा रही है, लगातार कोविड के मसले को उठाने की बात की जा रही है। सर, महाराष्ट्र सरकार ने भी तय किया है कि वह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सोशल मीडिया पर वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये एक प्लान है और ऐसे में इसके जरिए उद्धव ठाकरे की सरकार अजीत पवार और उनके विभागों के जरिए जो काम किए गए हैं उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाएगी। क्या ये इमेज बिल्डिंग नहीं है? क्या कोविड काल में इतना खर्च करना जायज है क्या? एक तरफ बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन मौजूदा सरकार में अगर इस तरह से हो रहा है तो सर क्या ये इमेज बिल्डिंग नहीं है? जब आप ये बात कहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 22,000 का जो विस्ता का प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का घर ही 12-13 करोड़ तक का बनना है, तो मैं सोचता हूँ उस तरफ भी अपने को देखना चाहिए। और ये हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने किए गए कार्यों की जानकारी प्रदेश को दे, अपनी जनता को दे, अपने मतदाताओं को दे। मैं सोचता हूँ इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि उस खर्चे को करने के बाद राज्य सरकार अपने किसी भी दायित्व से पीछे नहीं हट रही है। आज भी महाराष्ट्र में इलाज के लिए किसी आदमी को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाओं की कमी है, ना कोविड सेंटर की कमी है। ये हम लोगों की सरकार की उपलब्धि है। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020-2021 के बजट में ये घोषणा की थी कि हम 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन पे खर्च करेंगे। आज यदि 200 करोड़ हमको इम्प्यूल चाहिए, यदि आप 200 करोड़ इम्प्यूल की कीमत 500 रुपए भी ले ली जाए, जो कि बहुत ज्यादा है, जो होना नहीं चाहिए, 150 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो भी कुल मिलाकर 60,000 करोड़ का ही खर्चा होगा। 35,000 करोड़ की आपने व्यवस्था की है, बाकी का आप और करिए। इसमें सरकार के पास फंड की कमी का कोई मुद्दा ही नहीं है। पेट्रोल की कीमत आपने कितनी बढ़ा दी, डीजल की कीमत आपने कितनी बढ़ा दी, इसके अलावा आप लगातार हर चीज पर जीएसटी ले रहे हैं, तो सरकार के पास पैसा तो लगातार आ रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये खर्च नहीं करना चाहते देश के लोगों के हित में, ये खर्च नहीं करना चाहते। सर, प्रायोरिटी के हिसाब से खर्च कहाँ पे होना चाहिए ये भी तो देखना होगा ना कि राज्य सरकार भी कहाँ पे खर्च कर रही है। न्याय जी, मैं इसका एक आपको और बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। आज से 2012 में चेन्नई में एक वैक्सीनेशन प्लांट चलाने की बात हुई WHO की मदद से। 100 एकड़ में
1000 करोड़ से वो प्लांट बन के तैयार है 2018 से। लगातार वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लगातार दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि आप वहाँ पे वैक्सीनेशन करिए, वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन शुरू करिए। हर्षवर्धन जी 19 जनवरी 2020 को चेन्नई जाते हैं, उस प्लांट को विजिट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस प्लांट को चालू नहीं होने देते, जबकि उन्हीं के विभाग को इसकी अनुमति देना है। इससे ये पता लगता है कि लोगों की भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को इस फील्ड में आने का मौका देने का है। इसीलिए इस देश में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। हमारी मांग है और इस बात को हम लगातार कह रहे हैं, आप उस प्लांट को चालू क्यों नहीं करते? क्यों आपने उसको बंद कर रखा है? 150 लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं, उनको आप लगातार। ठीक है आलोक जी, आज जो पत्र लिखा गया है सर, उसमें सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात है, जो स्थिति है, उसमें विपक्षी एकजुटता बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर नहीं है इस पत्र में। क्या ये जो चीजें निकल के सामने आ रही है, ये विपक्षी एकता को कमजोर नहीं करती इस कोविड काल में, जब कहां पे खामियां, कहां पे कमियां हैं, उन कमियों पर सरकार को कहीं ना कहीं चेताया जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है उसमें, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हस्ताक्षर नहीं? लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के तो दिल्ली में एक भी सांसद भी नहीं है, और अरविंद केजरीवाल ने तो हमेशा जो भी बिल आया है केंद्र सरकार की तरफ से उसमें बीजेपी के साथ खड़े रहे, तो विपक्ष की भूमिका कभी उन्होंने अदा की ही नहीं है। लेकिन आज का विषय अरविंद केजरीवाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो हमेशा से बीजेपी का मायावती जी साथ देती आई है। आज का जो विषय है उस पूरी चिट्ठी का, उसमें यह है कि न नीति है न नीयत है। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। पिछले 24 घंटे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कह रही है कि 16 लाख लोगों को हमने वैक्सीनेट किया। अगर 16 लाख के हिसाब से अगर हम 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करते हैं तो 4 साल लगेंगे। हम तो ये पूछ रहे कि बीजेपी कहे कि हाँ 4 साल में वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन 8 महीने 9 महीने के बाद तो दोबारा वैक्सीनेशन का नंबर आ जाएगा। जिन लोगों ने एक डोज लगवाई है उनको दूसरा लगवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वो कह रहे थे 80 करोड़ लोगों को हमने भोजन दे दिया। भाई 2014 में जब आपकी सरकार आई थी तो मुझे याद है पासवान जी का वो स्टेटमेंट कि 4 साल के अनाज के भंडार भरे हुए हैं हमारे पास। वो अनाज के भंडार भरे रहते हैं, सरकार के हैं, वो आप दीजिए, लेकिन पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने 12 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से नीचे कर दिया है उल्टा। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मैं कमेटी बना के दे रहा हूँ, ये निकम्मी सरकार एक कमेटी नहीं बना पाई। ऑक्सीजन, इंजेक्शन, दवा, सब चीजों की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। इन्होंने कहा कि साहब अभी आप भी सवाल पूछ रहे थे 6 करोड़ रुपया खर्च इस बिल्डिंग पे 1 साल में होगा। आपने मोदी जी का प्रचार का देखा, 3 करोड़ रुपए पर डे पर्सनल प्रचार है, और वही केजरीवाल पिछले 4 महीने में 2 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च है उनका। हम कह रहे हैं पीएम केयर्स फंड के ऊपर व्हाइट पेपर ले आओ, नहीं लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि साहब इसका हिसाब दे दो, नहीं देंगे। अपने जो जानने वाले लोग हैं पीएम केयर्स फंड से उनको पैसा देंगे और उनसे घटिया वेंटिलेटर बनाएंगे जो रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे। जीएसटी 5 से 18% हम लगाएंगे। 2.5 रुपए 4 रुपए बजट में टैक्स हम लगाएंगे जिसका हिस्सा राज्यों को हम नहीं देंगे, लेकिन राज्य अपने आप कर लें। तो बस में लिखा होगा ना सभी सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। तो आज केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को उस मुहाने पे छोड़ दिया है। इसलिए पत्र बहुत इम्पोर्टेंट है कि फरवरी में बजट आया था 35,000 करोड़ रखे थे, उसका राज्यों को हिस्सा दे दीजिए आप। वो कहीं से वैक्सीन मंगाए, आपने तो खरीदी नहीं आई, आपने ऑर्डर बुक किया। तो पत्र जो है इसको राजनीति के तौर पर नहीं देखा जाए। भारतीय ठीक है, मैं मनोज जी का रुख करूं उससे पहले एक सवाल विजय जी आपसे है, जिस बात का जिक्र अभी आलोक जी कर रहे थे, क्या इस और कदम उठाने की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि केजरीवाल की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो जब वो दवाई यानी कि वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं, तो कंपनी की तरफ से कह दिया जाता है कि जी आपको तो नहीं मिलेगा 67 लाख डोज, क्योंकि केंद्र की तरफ से हमें मना किया गया है। तो ये जो तमाम चीजें हो रही है, क्या नहीं लगता कि देखिए चाहे नागरिक महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजधानी दिल्ली का हो, है तो देश का नागरिक, वैक्सीनेट तो उसे करना ही होगा, वैक्सीन तो उसको चाहिए ही, कोरोना को दूर भगाना है। तो केजरीवाल की बात सुन लीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी जब एक तय हो गया था हर एक स्टेट अपनी डिमांड भेजेगा, केजरीवाल जी ने डिमांड नहीं भेजी। जो उन्होंने डिमांड दी वो डिमांड उनको अलॉट कर दी गई।
जब केंद्र उस समय पूरा का पूरा कंट्रोल नियंत्रण कर रहा था। केजरीवाल ने कहा हमको इतने लाख चाहिए वैक्सीन, उनको अलॉट कर दिया गया। कंपनी को पत्र चला गया, आप इतनी वैक्सीन इनको दे दीजिएगा। अगले दिन 2 दिन के बाद ये राजनीति करते हैं कि हमको 1,34,00,000 वैक्सीन चाहिए। चिट्ठी दी, इन्होंने प्रेस में दिखा दी हमने 1,34,00,000 मांगी थी और कंपनी कह रही हम इतना नहीं देंगे। यानी झूठ की एक सीमा है। ये सब श्वेत पत्र भेजूंगा, इसके बाद पार्टी भेज देगी, एक एक चीज का खुलासा करेगी। अगले दिन कहते हैं इनके डिप्टी मिनिस्टर 1,34,000 डिमांड थी, 1,34,00,000। आप बताइए 1,34,00,000 लगा लेंगे क्या? 1 महीने 2 महीने में भी लगा लेंगे क्या? ऐसी इनके पास व्यवस्था, फिर भी इन्होंने मांगी नहीं समय रहते हुए। वही हाल इनने ऑक्सीजन का किया था, जब सारे डॉक्टर्स इनसे कहते रहे, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से लेके और आकाश हॉस्पिटल और गंगाराम हॉस्पिटल, जयपुर गोल्डन, सब ने लिखा कि हमको चाहिए ऑक्सीजन। तब ये कह रहे थे टीवी पे बैठ के 15 अप्रैल को, केजरीवाल जी हमारे पास पूरी ऑक्सीजन है, पूरी मिल जाएगी। फिर 16 तारीख को जयपुर गोल्डन वाले ने कहा कि हमको दे दीजिए साहब, हम आपके पास गाड़ियां टैंकर सब देने को तैयार है। 17 को आ जाते हैं कहने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं दे रही, सरकार नहीं दे रही, भारत सरकार नहीं दे रही। यानी आपने अपनी तो करा नहीं, 1 दिन में 2 दिन में तो नहीं आ सकती, 6-7 दिन लगेंगे ना ऑक्सीजन आने में। अपने भेजी गलत इंटेंट है और इसी तरह आपने वैक्सीन में किया। तो ये राजनीति आप आज भले टीवी पे कर लीजिए, पर कल पे सब खुलेगी ना इन लोगों की, टली तो नहीं कर सकती। हमने कहा 1,34,00,000 अभी नोट चीजें को बोला था, आप खुद दिखा दीजिएगा क्यों बोला था। ठीक है मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है। देखिए, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक चीज मुझे और याद आ रही है कि अखिलेश यादव ने, आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ठीक है, अखिलेश यादव ने कहा कि अस्पताल को एक खास रंगों के गुब्बारों से सजाया जा रहा है। ये कहा गया कि उसका भाजपाईकरण किया जा रहा है और वैक्सीनेशन को प्रचार का माध्यम बनाना तुरंत बंद हो, इस तरह के आरोप लगाए गए। क्या इमेज, जी हाँ, क्या केंद्र इमेज बिल्डिंग से परे कुछ और ठोस ये कहा जा सकता है कि प्लान सामने रखने की बात की जा रही है या रखना चाहिए केंद्र को? और इस तरह के आरोप क्यों, इस तरह के आरोप क्यों? ये भी गलत क्या है? मैं एक बात कहता हूँ और इस बात को कोई भी इस पूरे पैनल में कोई गलत साबित कर दे। हमारे घर पे लोग मर रहे हैं और हम नारंगी कलर के गुब्बारे लगा के उद्घाटन करेंगे चीजों का। इसको बेशर्मी कहते हैं, इसको अनुभवहीनता कहते हैं, इसको शर्म मर जाने के बराबर कहते हैं, इंसान की विवेक खो जाने के बराबर की चीज है। अरे अस्पताल का उद्घाटन करना है, एक फीता लगा के चुपचाप काट दो फीता, या तो उसकी जरूरत भी नहीं। मुख्यमंत्री जी सिर्फ अस्पताल से चले जाए, यही उद्घाटन है। लेकिन नारंगी रंग के लगा के प्रचार करना, ये वही सरकार है नेहा जी जिसको हर बात पे अमेरिका की मोहर चाहिए होती थी। आज अमेरिका के राष्ट्रपति के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार ये बात कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की वजह से आज भारत की स्थिति, इनको तो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है ना हमेशा अमेरिका की। आज अमेरिका ही कह रहा है, क्या सरकार को अपने कमियों को जनता के सामने नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए? हम राजनीति कर रहे हैं, आलोक शर्मा जी राजनीति कर रहे हैं, दूसरी राजनीतिक दल के लोग राजनीति कर रहे हैं, आप सही करिए। अरे अरविंद केजरीवाल आपसे वैक्सीन ही मांग रहे हैं ना, कोई विधायक तो मांग नहीं रहा है सरकार बचाने के लिए, तो फिर काहे का दर्द है? आप दे दो ना वैक्सीन। कोई ऑक्सीजन मांग रहा है उसको ऑक्सीजन दे दो, कोई दवाई मांग रहा है उसको दवाई दे दो। जाने बचेंगी, सरकारें नहीं बचेंगी उस वैक्सीन से। इसलिए अनुरोध है, राजनीति आप कर रहे हो। ठीक है ब्रजमोहन जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब जब इस तरह के मसले उठते हैं, क्यों लगातार विपक्ष पे ये आरोप लगता है कि जी ये तो राजनीति कर रहे हैं? अच्छा भी सुझाव दे दो तब भी राजनीति लगती है, राजनीतिक चश्मे से उसे देखा जाता है, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमेशा इस बात को कहने लगते हैं कि राजनीति हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, राजनीति का इनकी निगाह में तात्पर्य क्या है? क्या राजनीति, ये इसको राजनीति मानते हैं कि इनकी तारीफ की जाए, इनकी प्रशंसा की जाए, बगैर काम करने के बाद भी, इतने लोगों की मृत्यु के उपरांत भी इनकी तारीफ करें तो ये राजनीति मानेंगे? तब इनको अच्छा लगेगा। आज अगर लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं, सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं कर पा रही है, लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रहा, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, अगर ये बात विपक्ष उठाता है तो ये उसका हक नहीं है क्या? इसको यदि ये राजनीति समझते, मेरा वही कहना है कि ये इतनी छोटे सोच के साथ देश को चलाने का काम कर रहा है, इसीलिए देश को परेशानी आ रही है। यदि थोड़ा इन्होंने अपने विचारों को, अपने सोच को थोड़ा बढ़ा रखा होता तो आज भी इस समस्या से निपटा जा सकता है। अरे राजनीतिक दल आज भी सरकार के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा लिखाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये हर बात में जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं उसे राजनीति ढूंढने लगते हैं।
अरे भाई जब आपकी कमी है आप ठीक है, सबसे पहले इस मुद्दे को ठीक है, हम लोगों को ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं इस पे। विजय खेरा जी, आप ही से तो बात की जाएगी। खेरा साहब, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पहले मनमोहन सिंह भी अगर चिट्ठी लिख के बताते हैं कि कोरोना में क्या करना चाहिए, उसको भी आपको राजनीति लगती है। अब तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अगर एक लेटर लिखती हैं प्रधानमंत्री को या फिर गवर्नमेंट को, तब भी आप लोगों को राजनीति लगती है। लेकिन क्या वजह है कि इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है? ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी का मुखिया ये कह रहा था जब कोरोना फैला था और जब उसका खतरा आया था, जब उसका खतरा, वो बताइए, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए खेरा साहब, आप ये मेरे बिहाफ आप बोल लीजिए। ये उस पार्टी के प्रवक्ता है जिस पार्टी का मुखिया ये कह रहा था जिस समय कोरोना फैला था, जब चाइना में लोग मर रहे थे और हम लोगों ने जब उसके लिए इमीडिएटली स्टेप लेना चालू किए, अपने लोगों को चीन से बुलाया, फिर ये क्या कह रहे थे इनके अध्यक्ष जी, मुखिया जी, कि ये बेरोजगारी से हटाने की बात कर रहे हैं। समझ गया आप क्या कह रहे हैं? समझ गया ना आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल समझ गया, सही समझे हैं आप, बिल्कुल सही समझे हैं आप, जो भी समझे ना। पार्टी का मुखिया क्या कह रहा था, कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी ने क्या कहा था कि बेरोजगारी से जान बचाने के लिए आपने उससे ध्यान दिया, बात कर रहे हैं आप हम लोगों विपक्ष की बातों को आप याद दिलाते हैं। आप खुद बताइए आपने क्या बोला, आप क्या बोल रहे थे? मादा रखो, सुनने का मादा रखिए, फिर बोलिए। बिहार में आपने कहा कि नहीं कि हम मुफ्त वैक्सीन देंगे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने कहा कि नहीं कि हम मुफ्त वैक्सीन देंगे। आप अपने बातों से पीछे हट रहे हैं, आपको विपक्ष दिख रहा है, तो देखिए आप कितना झूठ बोलते हैं। ठीक है, एक झूठ बोलते हैं, कितना जनता के साथ कितना धोखेबाजी करते हैं। 35,000 रुपए में आपने रेमडेसिविर वीर इंजेक्शन ब्लैक में बिकवाया, लाल लगा के 6 महीने पहले, फोटो दिखाऊंगा सारे। इनको हर जगह भ्रष्टाचार दिखता है, अपनी गलती नहीं दिखती, अपने वायदे नहीं दिखते। 33,000 करोड़ का देखिए मसला जो है ना वो राजनीति वाला नहीं है सर, ये मसला राजनीति का नहीं है, क्योंकि ये मसला कोरोना का है। लोगों की जान जा रही है सर, हजारों लोगों की जान जा रही है रोज, और जाहिर तौर पे बहुत गंभीर विषय है। 30,000 करोड़ इन्होंने वैक्सीन के नाम पर रखा, वैक्सीन का टोटल मिला के 6,000 करोड़ भी इन्होंने भुगतान नहीं किया। राजस्थान ने रोक लिया, कंट्रोल कर लिया राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने कर लिया, आपकी स्थिति क्या हुई है? चलिए ठीक है, मनोज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें, उनसे भी सुन लेते हैं। ठीक है, सुन लेते हैं मनोज जी। नहीं, एक एक करके ठीक है, ठीक है मनोज जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। नेहा जी, मैं ध्यान नहीं गया इस तरफ। इस सरकार से सिर्फ एक ही बात कहूंगा स्टेशन पर बॉम्बे कि आप किसी भी तरीके सुन लेते, सुन लेते हैं। खेरा साहब प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपकी ईमानदारी, आपकी पार्टी की ईमानदारी और आपके संगठन की ईमानदारी इस देश को पता चल गई। मैं कहता हूं ना बार बार, उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं। अब आप बता दो कितने लोग मरे उत्तर प्रदेश में कोरोना? आपको रोक नहीं सकते हम। हाँ, रोक नहीं सकते। क्यों? मैं सच कह रहा हूँ और आपकी सरकार 15,000 कह रही है। आप बताओ ना, एक अमेरिका में सन की राष्ट्रपति था, उसने अमेरिका को बर्बाद कर दिया। देश में एक सन की प्रधानमंत्री, हिटलर प्रधानमंत्री बैठे हैं, उन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। और ये बात लगातार विपक्ष उठाएगा और सिर्फ इसलिए उठाना चाहिए, सभी विपक्षी दलों को उठाना चाहिए। कोई गरिमा नहीं रह गई राजनीति में, कोई गरिमा नहीं रह गई प्रधानमंत्री पद की, क्योंकि हर वक्त सिर्फ झूठ परोसा जाता है इस देश में, आंकड़े छुपाए जाते हैं। चाइना की कितनी बुराई नेहा जी की गई, चाइना में बहुत मौतें हुई, चाइना ने दुनिया को नहीं बचाया। आज तो वही देश में हो रहा है। ठीक है सर, राजनीति से परे हटके राजनीति से हम देखें तो बृजमोहन जी, सवाल इस बात को लेकर है, एक विपक्ष होने के नाते कोरोना के मद्देनजर, या अगर महाराष्ट्र में आपकी सरकार है उस, और अब किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और आगे किस तरह के कदम उठाए जाएंगे कोरोना को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है फिजिकल डिस्टेंस, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन। ये तीन ही चीज इसकी सबसे मजबूत आधार है, और इनके माध्यम से हम लोगों को बचा सकते हैं इस बीमारी से। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। वैक्सीन देने का काम केंद्र सरकार का है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को तैयार करने का काम राज्य सरकार का है, और साथ ही साथ
वहाँ पर जो टेस्टिंग होनी है इसका काम भी राज्य सरकार को करना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो राज्य सरकारें हैं ये बेहतर तरीके से काम कर रही है। महाराष्ट्र में भी आप देखिए, हम लोग प्रतिदिन जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि 6 लाख लोगों को हम प्रतिदिन वैक्सीन लगाएंगे, हमको वैक्सीन नहीं मिली। जब केंद्र सरकार को हमने कहा कि आप हमको वैक्सीन उपलब्ध कराइए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाने लगे आप राजनीति कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार के पास वो चीज है तो यदि उनके पास जाकर हम वो मांग रहे थे, ये राजनीति कैसी है ये हम लोगों को समझ में नहीं आता। हम कहते हैं RT-PCR के लिए आप हमारी मदद करिए, आप हमारी लेबोरेटरीज को परमिशन दीजिए, क्योंकि ये सारी परमिशन केंद्र का जो स्वास्थ्य विभाग है उससे मिल रही है। आप परमिशन नहीं दे रहे, आप RT-PCR के लिए प्रॉपरली जो एक गाइडलाइन आना चाहिए वो आप नहीं दे रहे। आपने कोवैक्सीन जहाँ पे वैक्सीन लगना है उसके लिए आपने सर्वर बनाया कोविन के नाम से, वो सर्वर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, लोगों के पास ये बड़ी दिक्कत आ रही है डॉक्टर खैरा। नहीं हो रहा। ठीक है, सुन लेते हैं डॉक्टर विजय खैरा, जिस बात का जिक्र अभी ब्रिजमोहन जी कर रहे हैं, ये सर समस्या आम समस्या है कि लोग जब वैक्सीनेशन के लिए ये कहा जा सकता है कि अप्लाई करते हैं तो जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, नहीं मिल पाती उन्हें वैक्सीनेशन। कुछ लोगों को अगर मिल भी जाती है वो जाते ही हैं केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए, तो वहां पर उन्हें खाली हाथी बैरंग वापस लौटना पड़ता है। ये खामियां, ये कमियां कहां पर है, कहां पर ये दिक्कतें हैं और इसे कैसे पाटा जाएगा? आपको मालूम है वैक्सीन उतनी उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन सेंटर्स पर डिमांड है या जितनी मांग रहे हैं, लेकिन उसका अलॉटमेंट उस हिसाब से किया जा रहा है जितनी जहाँ पर जरूरत लगती है, बिल्कुल एसेंशियल भी लगती है उस हिसाब से। कुछ समय ऐसा भी रहा कि कई केंद्र पर नहीं भी पहुंचे हैं, हजारों केंद्र हैं, अगर कुछ पर नहीं पहुंचे हैं तो दिक्कत हुई है। लेकिन उसके पहले केंद्र सरकार ने या उस सेंटर वालों ने इसका अनाउंसमेंट किया है या उन्हें करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहा कि मैं इतने वैक्सीन केंद्र सरकार भेज रही है और फिर न पहुंची हो। जो बोला है वो तो भेजेगी, जो पहले बता देते इतनी ही पहुंचेगी, उसके बाद ऐसी कोई दिक्कत है। लेकिन उसके लिए अब वैक्सीन की जितनी पूर्ति हो सकती है उतनी की जा रही है। फिर भी महाराष्ट्र सरकार में 8 लाख वैक्सीन का भी हिसाब नहीं है, वो कहाँ गई? अभी वो भी हिसाब मांगा जाना है महाराष्ट्र सरकार से कि वो एक्सपायर हुई, फेंक दी या लगी नहीं। 8 लाख वैक्सीन का हिसाब है पूरा। सर हिसाब तो केंद्र सरकार से भी सर मांगा जा रहा है और जनता हिसाब मांग रही है कि अगर हालात ये है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन कहाँ गायब हो गई? चले बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।